हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ फ्रेंड्स एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से बनने वाले जितने भी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, यानी बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं फ्रेंड्स। यह एक मैराथन वीडियो होने वाला है आपके लिए, जिसमें टोटल 500 प्रश्नों को हम इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स से 2 से 3 प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन से, तो शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है, यानी इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, एक प्रश्न और पूछा जाता है, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो ये एडम स्मिथ की पुस्तक है, वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है पीबी नरसिम्हा राव को। किसको माना जाता है? पीबी नरसिम्हा राव को भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो उदारीकरण का जनक माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इसको भी आप याद रखिए। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? तो अमर्त्य सेन। देखिए, कई बार ये परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अमर्त्य सेन, जिनको 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो भारत रत्न, देखिए इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो 1999 में इनको भारत रत्न दिया गया था, जबकि 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक है फ्रेंड्स आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मिक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र और मिक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की वह शाखा, अर्थशास्त्र की किस शाखा में किसी देश या विश्व की समस्त अर्थव्यवस्था और उनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है? तो वो किया जाता है फ्रेंड्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स को शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो जॉन मेनार्ड किंग्स को यह श्रेय दिया जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र को शुरू किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसको तभी मैंने बताया। अगला क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है फ्रेंड्स जॉन मेनार्ड किंग्स ने। जॉन मेनार्ड किंग्स ने 2 पुस्तकें लिखी फ्रेंड्स, जिनका नाम है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की किस शाखा में किसी व्यक्तिगत परिवार या किसी फर्म का अध्ययन किया जाता है? तो मिक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी का व्यक्तिगत परिवार या किसी फर्म का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्रों की भागीदारी अधिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी न्यूनतम हो, वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहलाती है? तो वो कहलाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो इसमें निजी क्षेत्र हैं उसकी भागीदारी अधिक होती है पूंजीवादी में। ठीक है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्रों की जो भागीदारी होती है वह सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में अधिकतम लाभ और न्यूनतम कल्याण नीति अपनाई जाती है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिकतम लाभ होता है और न्यूनतम कल्याण नीति को अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सरकार द्वारा तय किया जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में चाहे उत्पादन हो, चाहे आपूर्ति हो, चाहे कीमत हो फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा तय किया जाता है? तो सरकार के द्वारा तय किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम लाभ और अधिकतम कल्याण की नीति किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत अपनाई जाती है? तो समाजवादी अर्थशास्त्र के अंतर्गत अपनाई जाती है न्यूनतम लाभ और अधिकतम कल्याण नीति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश द्वारा मुख्य रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? तो मुख्य रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है रूस के द्वारा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों की समान भागीदारी होती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी क्षेत्र यानी निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों में समान भागीदारी होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो भारत की अर्थव्यवस्था है फ्रेंड्स मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला सर्वप्रथम देश कौन सा था? तो सर्वप्रथम फ्रांस ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। अभी मैंने बताया मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहां निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में समान भागीदारी हो, उसी को क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें दूसरे देशों के साथ व्यापार करने पर कम से कम प्रतिबंध होता है? तो खुली अर्थव्यवस्था, जैसे हांगकांग और सिंगापुर की अर्थव्यवस्था है, ये कैसी अर्थव्यवस्था है? इनकी खुली अर्थव्यवस्था है। और खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दूसरे देशों के साथ व्यापार करने पर कम से कम प्रतिबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, वह अर्थव्यवस्था जिसमें न तो आयात और न ही निर्यात होता है, कैसी अर्थव्यवस्था कहलाती है? तो इसको कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है ना। जिसमें न तो आयात होता है न तो निर्यात होता है, उसको कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था। और बंद अर्थव्यवस्था कहाँ की है फ्रेंड्स? तो उत्तर कोरिया की है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया। ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इनको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है? तो अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र होता है फ्रेंड्स, वो कहाँ किस पर निर्भर करता है? तो पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो पर्यावरण पर निर्भर होने का मतलब फ्रेंड्स कि पर्यावरण के अंतर्गत आने वाली जितने भी प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं वो सब के सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। तो जैसे भूमि हो गया, जल, वनस्पति, खनिज, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन, इस सब के सब किस क्षेत्र में आते हैं फ्रेंड्स? तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का वह कौन सा क्षेत्र है जो वस्तुओं के विनिर्माण से संबंधित है? तो द्वितीय क्षेत्र जो है फ्रेंड्स वस्तुओं के विनिर्माण से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रकार के उद्योगों का संबंध किस क्षेत्र से है? तो द्वितीय क्षेत्र से होता है। जितने भी प्रकार के उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, जितने प्रकार के उद्योग हैं, वो सब किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत पर्यावरण पर निर्भर करता है, यानी भूमि, जल, वनस्पति, खनिज, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन आता है। जबकि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि आता है। ठीक है। यानी सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र है वो पर्यावरण से संबंधित होता है और द्वितीय क्षेत्र होता है जो उद्योग से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन। जैसे बीमा का हो गया, बैंकिंग हो गया, चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, परिवहन, संचार और पर्यटन, ऐसे जो क्षेत्र हैं फ्रेंड्स ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स योगदान है। ठीक है ना। तृतीय क्षेत्र एक सेवा क्षेत्र होता है, जैसे बीमा हो, बैंकिंग हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, परिवहन हो, संचार हो, पर्यटन हो, ये सब जो है फ्रेंड्स ये भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसको जारी किया जाता है फ्रेंड्स UNDP के द्वारा। ठीक है। जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो महबूब उल हक किसके द्वारा विकसित किया गया फ्रेंड्स? तो महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्र के विचारों से प्रेरित है? तो जॉन मेनार्ड किंग्स के विचारों से संबंधित है मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो अभिजीत बनर्जी
ठीक है, जिन्होंने अर्थशास्त्र में दूसरी बार पुरस्कार, यानी दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने पुरस्कार पाया है। इनको कब मिला था? 2019 में मिला था। जबकि पहले व्यक्ति थे फ्रेंड्स अमर्त्य सेन, जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है? तो जो विकसित अर्थव्यवस्था है फ्रेंड्स, ऐसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अहस्तक्षेप का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अहस्तक्षेप सिद्धांत का प्रतिपादन किया था फ्रेंड्स एडम स्मिथ। ठीक है ना, एडम स्मिथ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनता है फ्रेंड्स, तो इसको आप याद रखिएगा, जिन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। इन्होंने ये अहस्तक्षेप का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है फ्रेंड्स न्यास यानी ट्रस्टशिप सिद्धांत पर आधारित है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशल इकोनॉमिक्स जो है फ्रेंड्स, ये किसका जनक किसको माना जाता है? इसका जनक तो माना जाता है कार्ल मार्क्स को। ठीक है, यानी सामाजिक अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है कार्ल मार्क्स को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है। इसको मैंने पीछे भी क्वेश्चन में कराया है। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है आर्थिक समृद्धि। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है? आर्थिक समृद्धि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन और प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या कहलाती है? यानी ये किसको दर्शाती है? तो ये आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? तो प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय को ही आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड माना जाता है। यानी प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ेगी तो वह देश जो होगा वो विकसित देश की तरफ बढ़ेगा। जब प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो वहां का देश जो होगा विकासशील से भी नीचे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष सर्वाधिक आर्थिक समृद्धि दर प्राप्त की थी? तो वर्ष 2006 और 2007 के दौरान कितनी थी फ्रेंड्स? 9.6% थी आर्थिक समृद्धि दर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो आर्थिक विकास दर कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट कहलाती है सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर यानी हिंदू ग्रोथ रेट का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय आय से है फ्रेंड्स हिंदू वृद्धि दर का संबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व जीडीपी रैंकिंग सूची 2023 के अनुसार दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो ये भारत की है फ्रेंड्स। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी फ्रेंड्स 1950 के अंदर। ठीक है, 1915 के अंदर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी नेशनल स्टैटिकल कमीशन की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। सी रंगाराजन समिति की सिफारिश पे किया गया था फ्रेंड्स राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना। ठीक है, अच्छा इसकी स्थापना कब किया गया था? तो सन 2005 में किया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। नेशनल स्टैटिकल कमीशन की स्थापना कब हुआ था? 2005 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष कब किनके जन्मदिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स पीसी महालनोबिस। ठीक है, पीसी महालनोबिस के जन्मदिवस को फ्रेंड्स राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे फ्रेंड्स पीसी महालनोबिस। कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किसने और कब किया था? तो ये किया था फ्रेंड्स दादा भाई नेरोजी ने। यानी इस जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका होगा दादा भाई नेरोजी। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किसने किया था? दादा भाई नेरोजी ने। कब किया था फ्रेंड्स? तो ये किया था 1863 को 1863 ईस्वी में। ठीक है,
अगला प्रश्न है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है फ्रेंड्स दादा भाई नेहरूजी। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी पुस्तक है फ्रेंड्स। कौन है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है दादा भाई नेहरूजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? तो ये बताई थी 20 रुपए। उस समय कितनी बताई थी फ्रेंड्स? प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो इनकी पुस्तक थी उसमें। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी का नाम क्या है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO। ठीक है, जो फ्रेंड्स भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। ये सीधा सीधा फ्रेंड्स यूपीएससी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, यूपी SSSC पेट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का विलय एक कर किस नई संस्था को स्थापित किया गया है फ्रेंड्स? तो किया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के रूप में यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के रूप में किया गया है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का विलय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? तो वो किया था फ्रेंड्स SM विश्वेश्वरैया ने 1934 में, जिन्होंने भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि को तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? तो नारायण अग्रवाल ने। गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी फ्रेंड्स? तो नारायण अग्रवाल ने। किस सन में? तो 1944 में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस। किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भारत का प्रधानमंत्री होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है? वो राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है फ्रेंड्स? तो वो है नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर नरेंद्र मोदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1922 को राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है नियोजन विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? तो नियोजन विकास मॉडल को भारत में 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को किस अनुसूची का विषय बनाया गया? तो समवर्ती सूची। ठीक है फ्रेंड्स, समवर्ती सूची का विषय बनाया गया भारत में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को। ठीक है, याद रखिए फ्रेंड्स 3 सूचियां हैं, एक राज्य सूची होती है और एक होती है फ्रेंड्स संघ सूची और एक होती है समवर्ती सूची। तो राज्य जो सूची होती है फ्रेंड्स इसमें केवल राज्य सरकार कानून बनाती है और जो संघ सूची होती है इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, जबकि समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कब से किया गया था? तो 1 अप्रैल 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो योजना आयोग का गठन किया गया था फ्रेंड्स, जो बाद में जाकर के ये नीति आयोग बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बन गया? नीति आयोग बन गया। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। क्यों किया गया था? तो पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए या पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए गठित योजना आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए गठित योजना आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते थे फ्रेंड्स वो प्रधानमंत्री ही होते हैं और वर्तमान में नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी दी जाती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा फ्रेंड्स पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी दी जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में किस व्यक्ति द्वारा पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी? तो वो थे फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फ्रेंड्स पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा को पेश किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था फ्रेंड्स? तो 1951 से 1956। ठीक है, कब से कब था? 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। तो हेराल्ड, ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है
प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला फ्रेंड्स की प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको उच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी पंचवर्षीय योजना पहले वाले में। अगला है किस सिंचाई परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान शुरू किया गया था? तो भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना, यानी इन परियोजनाओं का जो फ्रेंड्स निर्माण किया गया था वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया था ताकि कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। अगला क्वेश्चन है किस देश से भारत में पंचवर्षीय योजना को अपनाया है? तो रूस देश से। ठीक है, भारत ने पंचवर्षीय योजना को रूस से अपनाया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक योजना को किस सूची में रखा गया है? तो आर्थिक और सामाजिक योजना को रखा गया फ्रेंड्स समवर्ती सूची में। किस में रखा गया है? समवर्ती सूची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो 1956 से 1961 तक रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। और यह किस मॉडल पर आधारित है? तो यह भी पूछा जाता है। तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसी पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स सबसे ज्यादा बल दिया गया था उद्योग पर। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो उद्योग व खनिज पर दी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर दिया गया था? तो कृषि पर दिया गया था, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग व खनिज पर प्राथमिकता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन से बड़े कारखाने स्थापित किए गए थे? तो उद्योग और खनिज को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला जो है ये कारखाने स्थापित किए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति को भारतीय आर्थिक योजना का जनक माना जाता है, यानी भारतीय आर्थिक योजना का जनक किस व्यक्ति को माना जाता है? तो सर एम विश्वेश्वरैया को। किनको माना जाता है? सर एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है भारतीय आर्थिक योजना का जनक। अगला क्वेश्चन है तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो 1961 से 1966 तक रहा है तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तृतीय पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना थी फ्रेंड्स जिसमें कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स केवल किसको दिया गया था? तो प्राथमिकता दी गई थी कृषि को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिया गया था उद्योग और खनिज को, जबकि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा उद्योग और खनिज दोनों को प्राथमिकता दिया गया था। अगला क्वेश्चन है बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो रूस की सहायता से किया गया था फ्रेंड्स। और कहाँ किया गया था? झारखंड में 1964 ईस्वी में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है किस क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के समय हुई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के समय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स। और भारत ने हरित क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन है तृतीय पंचवर्षीय योजना में के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए फ्रेंड्स तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत असफल इसलिए हो गया था क्योंकि उसी समय भारत और चीन युद्ध हुआ था 1962 में, और भारत पाक भी युद्ध हुआ था 1965 में, जबकि अभूतपूर्व उसी वर्ष सूखा भी पड़ गया था जिसकी वजह से तृतीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। अगला प्रश्न है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1969 से 1974 तक था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। किस पंचवर्षीय योजना के समय कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत फ्रेंड्स कृषि दर जो थी वह सर्वाधिक रही थी। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो इसमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना, यानी इन दोनों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। अगला प्रश्न है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है फ्रेंड्स? तो डी.आर. गाडगिल मॉडल, डी.आर. गाडगिल मॉडल पर स्थित है। कौन फ्रेंड्स? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अगला है किस क्रांति का प्रारंभ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ था? तो श्वेत क्रांति। किसका फ्रेंड्स? श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड्स गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति।
अगला क्वेश्चन है पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो 1974 से 1978 तक रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1980 से 1985 तक था। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लुढ़कते हुए योजना यानी रोलिंग प्लान का संबंध किस योजना से है? तो यह है फ्रेंड्स अनवरत योजना। ठीक है, लुढ़कते हुए योजना यानी रोलिंग प्लान का संबंध जो है अनवरत योजना से है। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार द्वारा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1978 से 1983 की अवधि के लिए अनवरत योजना बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में दिया गया था? तो ये दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपसे पूछ लिया जाता है, तो 1985 से 1990 तक था फ्रेंड्स 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। अगला प्रश्न है 7वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो डब्ल्यू मिलर मॉडल। किस पे? डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो वो था रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली और देशी तकनीकी का विकास करना। यानी ये जो 3 मेन उद्देश्य निर्धारित किए गए फ्रेंड्स 7वीं पंचवर्षीय योजना के। अगला प्रश्न है किस योजना का प्रारंभ 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था? तो जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना के काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू किया गया था? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था फ्रेंड्स प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत, जो कि 1992 से 1997 तक चली थी 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। ये भी याद रखिए, यदि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है 8वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो फ्रेंड्स मानव संसाधन का विकास, रोजगार का विकास, शिक्षा व जन स्वास्थ्य का विकास, इन तीनों को 8वीं पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा गरीब महिलाओं को संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी फ्रेंड्स राष्ट्रीय महिला कोष। 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी ताकि भारतीय गरीब महिलाओं को संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण प्रदान किया जा सके। अगला क्वेश्चन है देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीव्रतम एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य फ्रेंड्स तीव्रतम एवं समावेशी विकास। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में किया गया था? तो ये अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी फ्रेंड्स 12वीं, जो कि 2012 से 2017 तक चली थी। इसी के अंतर्गत फ्रेंड्स योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन किया गया था। अब आपसे प्रश्न बनता है नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया जाता है। वहीं नीति आयोग का आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड्स? तो प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, और योजना आयोग का अगर आपसे पूछ ले तो वो भी प्रधानमंत्री ही थे। ठीक है, अगला है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 1901 में किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से 2002 तक चली थी। इसी योजना के तहत फ्रेंड्स सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किया गया था सन 1901 में। अगला प्रश्न है नाबार्ड तथा एग्जिम बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के समय हुई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुई थी फ्रेंड्स नाबार्ड तथा एग्जिम बैंक की स्थापना, जिसका समय क्या माना जाता है फ्रेंड्स छठी पंचवर्षीय योजना का? तो 1980 से 1985। अगला है भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा यानी पेपर मनी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1962 में भारत में सर्वप्रथम पेपर मुद्रा की शुरुआत हुई थी। सर्वप्रथम अगर पूछ लिया जाए फ्रेंड्स कि विश्व में सर्वप्रथम पेपर मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन के अंदर हुई थी। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति यानी क्विक माइग्रेशन ट्रेंड
होती है ऐसी मुद्रा क्या कहलाती है? तो गर्म मुद्रा कहलाती है, यानी हॉट मनी कहलाती है फ्रेंड्स, जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए स्मार्ट मनी और प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो सातोशी नाकामोतो ने फ्रेंड्स बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपया किस वर्ष 16 आनों में विभाजित था? तो 1957 ईस्वी में जो भारतीय रुपया था फ्रेंड्स वह 16 आनों में विभाजित था। आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख होता है फ्रेंड्स? तो कुल 17 भाषाओं का उल्लेख होता है। जो आरबीआई नोट जारी करता है उसमें 17 भाषाओं का उल्लेख होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर किसका सिग्नेचर किया जाता है? तो उस पर सिग्नेचर होता है वित्त सचिव का। जबकि 1 रुपये के अलावा जितने भी प्रकार के नोट होते हैं, तो 10, 20, 50, 100, 1000 जितने का भी नोट है फ्रेंड्स, उस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रमाणिक मुद्रा कहा जाता है, ठीक है ना, यानी स्टैंडर्ड मनी कहा जाता है जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य दोनों बराबर हो। अगला क्वेश्चन है, विशेष आहरण अधिकार यानी स्पेशल ड्राविंग राइट किस प्रकार की मुद्रा का उदाहरण है? तो यह है फ्रेंड्स कृत्रिम मुद्रा यानी आर्टिफिशियल मनी का उदाहरण है विशेष आहरण अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लेयर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो आरक्षित मुद्रा के रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स मनी मल्टीप्लेयर किसको? भारत की मुद्रा गुणक को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट तथा चेक किस प्रकार की मुद्रा के प्रकार हैं? तो ऐच्छिक मुद्रा यानी ऑप्शनल मनी के प्रकार है फ्रेंड्स पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा प्रसार यानी करेंसी एक्सपेंशन से क्या तात्पर्य है? तो अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना ही मुद्रा प्रसार का तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? तो ये 4 स्थान पे किया जाता है फ्रेंड्स। पहला मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा हैदराबाद और चौथा फ्रेंड्स कहाँ किया जाता है? नोएडा के अंदर, ठीक है। यानी भारत में सिक्कों की ढलाई 4 स्थान पे की जाती है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया फ्रेंड्स वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। 1 रुपये के नोट के अलावा अन्य नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं फ्रेंड्स 1 रुपये नोट के अलावा। अगला प्रश्न है, भारत में देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अभिरक्षक कौन है फ्रेंड्स? तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। आरबीआई की स्थापना होती है फ्रेंड्स किसकी समिति पर, किस सिफारिश पर? तो यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे स्थापना की जाती है आरबीआई की। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जिनको हाल ही में A+, ठीक है फ्रेंड्स, A+ कैटेगरी से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 तक एक वैश्विक डिजिटल करेंसी लिब्रा तथा एक डिजिटल वॉलेट कैलिब्रा जारी करने की घोषणा किसने किया था फ्रेंड्स? तो फेसबुक ने। किसने? फेसबुक ने फ्रेंड्स डिजिटल करेंसी लिब्रा तथा एक डिजिटल वॉलेट कैलिब्रा जारी करने की घोषणा किया था वर्ष 2020 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा और साख नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा भारत में मुद्रा व साख नियंत्रित किया जाता है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ था? तो इटली के अंदर हुआ था फ्रेंड्स सर्वप्रथम बैंकिंग विकास, आधुनिक बैंकिंग विकास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो मैंने पीछे ही बताया था फ्रेंड्स 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? तो चैम्बरलिन आयोग ने प्रथम प्रयास किया था 1914 ईस्वी में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है फ्रेंड्स? तो 1921 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार है? तो 10,000 तक के नोट छापने का अधिकार है भारतीय रिजर्व बैंक को, ठीक है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबोर्न स्मिथ। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ और वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है,
विश्व की पांचवी ऐसी मुद्रा जिसका अपना प्रतीक है वो है फ्रेंड्स, विश्व की पांचवी ऐसी मुद्रा जिसका अपना प्रतीक है तो वह भारतीय रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो प्रतीक है ये भारतीय रुपया का प्रतीक है, ठीक है ना, जिसके खड़गपुर यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे फ्रेंड्स उन्होंने ही इसको दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो उदय कुमार के द्वारा, ठीक है, जो कि सन 2010 में इसको डिजाइन किया गया था फ्रेंड्स, और ये जो थे खड़गपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे। नरसिंह समिति का संबंध किससे है, तो बैंकिंग संरचना के सुधारों से संबंधित है फ्रेंड्स नरसिंहन समिति। अगला है प्रश्न, भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा साख सृजन का नियंत्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। भारत में केंद्रीय बैंक और बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया फ्रेंड्स, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो आरबीआई ही सिक्के को जारी करने और उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1975 के अंदर की गई थी फ्रेंड्स, प्रथम रूरल बैंक यानी नाबार्ड की। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम निजी बैंक कौन था, तो इलाहाबाद बैंक जो है फ्रेंड्स ये भारत का प्रथम निजी बैंक था। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य पत्र यानी कमर्शियल पेपर किसके द्वारा किसके लिए साख का स्रोत है, तो कारपोरेट उद्योग के लिए साख का स्रोत है फ्रेंड्स वाणिज्य पत्र। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है, तो इंद्रधनुष योजना का संबंध है फ्रेंड्स बैंकों में वित्तीय सुधारों से, ठीक है ना। सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि बैंकों में वित्तीय सुधार से संबंधित योजना का नाम बताइए, तो वो है इंद्रधनुष योजना। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर की अवधि क्या माना जाता है, तो 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2008 में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु जिस समिति का गठन किया गया था वो कौन सी समिति थी फ्रेंड्स, तो उसके अध्यक्ष थे रघुराम राजन। याद रखिएगा 2008 में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु समिति का गठन किया गया था, उस समिति के अध्यक्ष थे रघुराम राजन। अगला प्रश्न है, वाणिज्य बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो वाणिज्य बैंक जो है फ्रेंड्स संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, यानी इन पर जो है फ्रेंड्स कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है। विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक का कौन सा था, तो विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक था फ्रेंड्स स्वेरिजेस रिक्स बैंक जो कि स्वीडन में था। इसकी स्थापना हुई थी 1968 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख, ठीक है फ्रेंड्स, कौन थे, सीडी देशमुख थे भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर। याद रखिएगा ऑसबोर्न स्मिथ जो थे फ्रेंड्स आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे, लेकिन जब आपसे भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर अगर आपसे पूछे तो वो थे सीडी देशमुख, ठीक है, जिनका कार्यकाल 1943 से 1949 तक रहा था। अगला प्रश्न है, आरबीआई किस प्रणाली के तहत करेंसी नोट जारी करता है, तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत आरबीआई जो है फ्रेंड्स वो करेंसी नोट को जारी करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक को कुल कितना रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है, तो कुल 200 करोड़ का कोष अपने पास रखना होता है भारतीय रिजर्व बैंक को। अगला प्रश्न है, किस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी, तो मैंने आपको पीछे ही बता दिया था, यंग हिल्टन आयोग यानी हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर फ्रेंड्स आरबीआई की स्थापना की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1945 में। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जबकि स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1935 को। अगला प्रश्न है, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे फ्रेंड्स आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और सीडी देशमुख का जो कार्यकाल था वो 11 अगस्त 1943 से लेकर 3 जून 1949 तक इनका कार्यकाल था। अगला प्रश्न है, कोई भी बैंक अपनी शाखा का स्थानांतरण किसकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता है, तो आरबीआई के बिना अनुमति का कोई भी बैंक अपनी शाखा का स्थानांतरण नहीं कर सकता, शाखा का स्थानांतरण नहीं कर सकता, ठीक है। देखिए शाखा और शाखा दोनों ही प्रश्न जो है फ्रेंड, दोनों ही शब्द जो हैं वो इकोनॉमिक्स के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जाते हैं, तो आरबीआई के द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फ्रेंड्स भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े जारी किए जाते हैं और एकत्रित भी किए जाते हैं। भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन सा था फ्रेंड्स, तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1786 के अंदर। यह भारत का पहला व्यापारी बैंक था।
बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1790 ईस्वी में फ्रेंड्स की गई थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारतीय द्वारा प्रतिबंधित समिति दायित्व का प्रथम भारतीय बैंक कौन सा था? तो अवध कमर्शियल बैंक था, जिसकी स्थापना हुई थी 80-81 के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवध कमर्शियल बैंक। अगला प्रश्न है, पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित बैंक कौन सा था? तो पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है फ्रेंड्स, यानी पीएनबी पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक था। पंजाब नेशनल बैंक की बात आती है तो जिसकी स्थापना होती है 1894 ईस्वी में स्थापना होती है। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 1806 ईस्वी में। बैंक ऑफ बॉम्बे की बात करें तो 1840 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, जबकि बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना होती है 1843 ईस्वी में। बाद में इन तीनों का विलय कर दिया जाता है फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किन तीन बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? तो अभी मैंने बताया इन तीनों का विलय कर दिया गया था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों का विलय करके फ्रेंड्स क्या बना दिया गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण के उपरांत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो नाम हो गया फ्रेंड्स वो हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी SBI इसका नामकरण कर दिया गया 1955 में राष्ट्रीयकरण के उपरांत। ठीक है, किस वर्ष 8 क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ने के सहायक बैंक का दर्जा दिया गया था? 1959 में दिया गया था। 8 बैंकों को, 8 क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और स्टेट बैंक के सहायक बैंक का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, SBI की विज्ञापन पंक्ति है विथ यू ऑल द वे। क्या है फ्रेंड्स? विथ यू ऑल द वे है, यह SBI ठीक है की विज्ञापन पंक्ति है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो SBI है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय, जिसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 को स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट छापने की प्रेस मुद्रालय कितने हैं? तो ये 4 हैं। कितने फ्रेंड्स? 4 हैं करेंसी नोट छापने के। देवास मध्य प्रदेश में स्थित है, नासिक महाराष्ट्र में स्थित है, मैसूर कर्नाटक में स्थित है और सालबोनी पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पे फ्रेंड्स करेंसी नोट छापा जाता है, ये 4 स्थान पे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक द्वारा शुरू किया गया था? तो SBI के द्वारा शुरू किया गया था सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना। भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो 19 नवंबर 2013 को मुंबई के अंदर की गई थी फ्रेंड्स, भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारत के किस बैंक ने सबसे पहले चीन में अपनी शाखा स्थापित किया था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले चीन में अपनी शाखा स्थापित की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला है, भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला इस्लामिक बैंक स्थापित किया गया था फ्रेंड्स कोच्चि केरल के अंदर। कहाँ किया गया था? कोच्चि केरल के अंदर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्गत किया गया था? तो बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा 1959 ईस्वी में प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस व्यावसायिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती ATM सेवा की शुरुआत की थी? तो किया था फ्रेंड्स ICICI बैंक ने। किसने किया था? ICICI बैंक ने मोबाइल ATM की सेवा प्रारंभ किया था, जिसे चलती फिरती ATM सेवा कहा जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल और रूरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वो 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी फ्रेंड्स, क्षेत्रीय ठीक है ग्रामीण बैंक की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना आपसे पूछ रहा है तो 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित? तो मुंबई के अंदर स्थित है। और नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, बैंकों के पूंजी पर्याप्तता यानी कैपिटल एडिक्वेसी के मापन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है? तो बेसल मानक। किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? बेसल मानक का प्रयोग किया जाता है बैंकों के पूंजी की पर्याप्तता को मापने के लिए। किस समिति की अनुशंसा पे नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक की स्थापना की गई थी? तो शिव रमन सिंह समिति 1982 के अंदर शिव रमन सिंह समिति के फ्रेंड्स अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का संचालन कौन करता है? तो नाबार्ड करता है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस समिति के अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों की 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता का प्रावधान किया गया है?
तो वो किया गया था फ्रेंड्स नरसिम्हा समिति, किसके द्वारा? नरसिम्हन समिति के द्वारा। अगला प्रश्न, कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है इरादतन चूककर्ता। किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? तो इरादतन चूककर्ता यानी विलफुल डिफॉल्टर के नाम से जाना जाता है। जो जिनके पास समर्थ है वो कि कर चुका सकते हैं फिर भी वो कर्ज नहीं चुकाते हैं। अगला प्रश्न है, आयात निर्यात बैंक यानी एक्जिम बैंक कब स्थापित हुआ था? तो 1982 ईस्वी में एक्जिम बैंक शुरू किया गया था। यानी एक्जिम बैंक का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है। अगला प्रश्न है, बैंकों में जमा राशि बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति या मनी सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति क्या होती है फ्रेंड्स? बढ़ती है। ठीक है। अगर बैंकों में जमा राशि बढ़ती है तो मुद्रा आपूर्ति भी बढ़ती है। अगला प्रश्न है, रेखी समिति का संबंध किससे है? तो अप्रत्यक्ष कर के संबंध में सुझाव हेतु रेखी समिति का स्थापित किया गया था। जब निश्चित समयावधि के अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मुद्रास्फीति। याद रखिएगा, निश्चित समयावधि में अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों के समान स्तर से अधिक वृद्धि होती है तो उसी को कहा जाता है क्या कहा जाता है? इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति दर का माप किस आधार पर किया जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिक जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर भारत में मुद्रास्फीति दर का माप किया जाता है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये श्रम ब्यूरो के द्वारा फ्रेंड्स जारी किया जाता है औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अगला प्रश्न है, जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तो मुद्रा के मूल्य में कमी किस कारण आती है? तो मुद्रास्फीति के कारण कमी आती है मुद्रा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो फिलिप्स वक्र के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? फिलिप्स कर्व के द्वारा मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, कमर्शियल बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देता है? सांविधिक तरलता अनुपात। ठीक है, जिसके तहत फ्रेंड्स वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देता है। अगला प्रश्न है, भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है? तो सावधि जमा खाता का। किसका है? सावधि जमाओं का यानी फिक्स डिपॉजिट का फ्रेंड्स भारत में व्यापारिक बैंकों की लेन देन यानी देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है। अगला प्रश्न है, हेलीकॉप्टर मुद्रा की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? और वो किया था फ्रेंड्स मिल्टन फ्रीडमैन ने। किसने किया था? मिल्टन फ्रीडमैन, जो कि अमेरिकी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने हेलीकॉप्टर मुद्रा की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति की अवस्था साथ साथ उपस्थित हो तो उसे कहा जाता है रस्क्यूफ्लेशन। क्या कहा जाता है? स्क्यूफ्लेशन कहा जाता है। जब मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों साथ साथ हों। ठीक है। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति एवं मंदी की एक साथ उपस्थिति क्या दर्शाती है? तो गतिहीन स्फीति को दर्शाती है मुद्रास्फीति और मंदी की एक साथ उपस्थिति। अगला प्रश्न है, ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की किसी रीति के प्रयोग द्वारा संभव है? तो गुणात्मक साख नियंत्रण यानी क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के द्वारा ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना, इसको नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट किस कारण होती है? तो अस्फीति के कारण होती है। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीतियों की समीक्षा किसके अंतराल पर की जाती है? तो प्रत्येक 2 माह के उपरांत किया जाता है मौद्रिक नीतियों की समीक्षा। अगला प्रश्न है, नकद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो और खुला बाजार कार्यवाही ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके साधन है? तो मौद्रिक नीति के साधन है फ्रेंड्स। कौन कौन से? नकद आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही। अगला है फ्रेंड्स मौद्रिक नीति यानी मनी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फ्रेंड्स मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण किया जाता है भारत के अंदर। अगला प्रश्न है, आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे कहा जाता है बैंक दर। याद रखिएगा क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो बैंक दर कहा जाता है, यानी बैंक रेट कहा जाता है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है रेपो रेट। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? रेपो रेट कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? रेपो रेट। ठीक है, जिस पर फ्रेंड्स
कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं। रेपो रेट का नियमन कौन करता है फ्रेंड्स? तो आरबीआई करता है रेपो रेट का नियमन। अल्पकालीन अवधि के लिए जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंक से नगदी प्राप्त की जाती है उसे कहा जाता है रिजर्व रेपो रेट दर। क्या कहा जाता है? रिजर्व रेपो रेट दर, रेपो रेट। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित धनराशि निर्धारित भाग क्या कहलाता है? तो नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR कहा जाता है। अगला है, राज्य भविष्य निधि यानी स्टेट प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत सरकार से प्राप्त मुद्रा को किस कोष में जमा किया जाता है? तो फ्रेंड्स सार्वजनिक लेखा निधि में जमा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हालांकि इसमें मैं फ्रेंड्स टोटल 500 प्रश्न लिया हूं, लेकिन अब अगले पार्ट को फ्रेंड्स मैं कवर करूंगा अगले वीडियो में। ठीक है ना, इस वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सत्येंद्र सर की मेहनत आपको पसंद आ रही होगी। फ्रेंड्स यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।